Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन मॉडल से आगे का बताने की कोशिश करूंगा। मैं बेसिकली आज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे एग्जैक्ट मॉडल देने का जो क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। इनका कहना यह था कि जो मेरा मॉडल है वो सबसे एग्जैक्ट है, और साइंटिस्ट भी उस समय में यही मान पाए थे कि रदरफोर्ड का मॉडल बहुत जो है एग्जैक्ट है। और बेसिकली हम अगर बात करें न्यू मॉडर्न एरा में केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी लगभग 70% हम इन्हीं का ही मॉडल जो है फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही एक्यूरेट था। बस जो थोड़ी बहुत इसमें कमी थी वो आगे आने वाले साइंटिस्ट नील बोर ने भी जो है उसमें दूर करने की कोशिश करी। तो मैं इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा के आपको ये कोशिश करूंगा कि आप इसे अच्छे से समझ लें, और फिर बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर किसी में 11वीं क्लास में ये लिखने के लिए आता ही आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एग्जैक्ट मॉडल के बारे में इसमें बहुत लगभग 70% के करीबन जो है इसने एग्जैक्ट मॉडल दिया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अब तक जो है इसमें इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में और उससे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में और बहुत सारे और भी पॉइंट, जैसे एटॉमिक मास हुआ, मॉलिक्यूलर मास हुआ, या फिर जो है एटॉमिक नंबर हुआ, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको अब तक क्लियर कर दी है। और आपको जो है इससे पीछे जे थॉमसन का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे जो है वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वो मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया था। मैं इससे आगे की बात करूंगा आज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके बारे में बता रहा है वो। दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो ये बोल रहा है कि एक अगर ये बोल रहा है तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि एक गोल चीज के बारे में बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि एटम जो है उसका न्यूक्लियस वो सारा का सारा एक मिडिल है और कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है उसमें। सारे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने ज्यादा एरिया में नहीं है वे, क्योंकि स्मॉल है वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्मॉल होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से वो कंसंट्रेटेड हो गया है। ये चीज वो बता रहा है कि ज्यादा हो गया है उसमें। The nucleus comprise of proton and neutron। तो comprises का मतलब बेसिकली ये होता है कि made up of, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। The electron revolve around the nucleus in fixed orbit। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं और एक फिक्स ऑर्बिट में भी घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की बात करेंगे कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपस में भी इनके अंदर एक रिपल्शन और अट्रैक्शन का फोर्स, वो सब कुछ लग रहा है, जिसकी वजह से जो है ये आपस में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, टूट नहीं पा रहा है ये, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले कि रदरफोर्ड क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि भाई एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस चीज के बारे में और किस तरीके से हुआ है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको सामने एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये एक गोल्ड फॉइल है, ये येलो कलर की गोल्ड फॉइल है, ये एक जिंक स्क्रीन है, और इसमें अल्फा पार्टिकल यहां से छोड़े गए हैं, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके सामने जाके गिरी है। तो वो इसमें ये बताएगा कि ये बीम जो आप देख रहे हैं इधर उधर जा रही है, और कुछ बीम वापस आ रही है, और कुछ एक आधी टकरा के आ रही है। वो इसके बारे में आपको बताएगा कि ये सब कैसे हुआ है। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैंने नोट्स में से इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि स्पेस की ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है नोट्स में, अगर कोई इमेज आप करते हैं इंट्रोड्यूस, तो ये चीज आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से इसमें जो है ये बताने की कोशिश करी थी। मैं आपको इससे आगे एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, इससे क्या चीजें पता लगी हमें, वो चीज मैं आपको अब बताऊंगा। तो इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि ज्यादातर पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल को अनडिफ्लेक्टेड करे हुए क्या हो गए थे, पास हो गए थे।
ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि टकरा कर एक एंगल बना के अपने पाथ को चेंज कर गए थे। आगे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिड नॉट पास थ्रू फॉइल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन नियरली 180, और बहुत ही, ये एक की बात कर रहा है कि एक दो ऐसे भी थे जो कि टकराए और टकराने के बाद 180 डिग्री जिस एंगल से गए थे उसी एंगल से वो वापस आ गए, एकदम गए और वापस आ गए। तो ऐसा एक एंगल उसे बताया, 180 डिग्री का बता रहा है। तो 180 डिग्री का मतलब यह है कि जिस एंगल से वो जा रहा है उसी एंगल से जो है वो लगभग लगभग वापस आ रहा है। तो इन सारी चीजों से, ये जो तीन इसने जो है ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ऑब्जर्वेशन से उसे क्या पता लगा, वो क्या पता लगता है, कंक्लूजन करता है कि ड्यू द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फिनोमिना, सिंस ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अपना जरूर लर्न करें। और आगे देखते हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्टेड इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि अगर वो अनडिफ्लेक्टेड होके गए हैं तो इसका मतलब यह है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वो एम्प्टी है। Since some of alpha particle are deflected certain angle, it means there is positively mass present in atom. तो अल्फा पार्टिकल का मैं नेचर बता दूं आपको कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस की बात करता है वो अल्फा पार्टिकल के लिए, तो वो ये बता रहा है कि अगर उसने अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड सर्टेन एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है एक एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए थे, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी पहले से प्रेजेंट है। ये चीज उन्होंने बताई है। आगे चलते हैं, since one only sum of alpha particles suffered large deflection, the positively charged mass must occupy very small space. तो ये बता रहा है इसमें कि sum of alpha particle deflected large angle, मतलब 180 डिग्री एंगल की बात जो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मास ऑफ द मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज मास, वो एक ज्यादातर चार्ज जो मास है वो कहीं पे सेंटर में जो है उसके बिल्कुल एक्टिव है। Strong deflection or even bouncing back of alpha particle from metal foil were due to the direct collision with positively charged mass in atom. तो ये collision जो यूज कर रहा है वर्ड, ये स्ट्राइकिंग के लिए यूज कर रहा है कि अगर आप collision की बात कर रहे हैं कि collision मतलब टकराना, एक टक्कर जो हो रही है आपस में, उसकी बात कर रहा है कि वो जो टक्कर हो रही वो इतनी इफेक्टिव थी। इफेक्टिव collision हम इसे बोलते हैं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो EA जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो कह रहा है कि इफेक्टिव collision इतना ज्यादा था कि वो जिस पॉइंट से टकरा के गया था उसी पॉइंट से वो टकरा के वापस आ गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमने बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो है सेंटर्ड में कंसंट्रेटेड है, वो जाकर उससे टकराया होगा और वो वापस आ गया होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एक स्पेयर है और जो कि मिडिल में है। आगे चलते हैं। According to the Rutherford model of atom, electron which are negatively charged particles revolve around the nucleus in a fixed orbit. कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल से, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ए फिक्स्ड ऑर्बिट। दस द इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्सेलरेशन में जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, a charged particle undergo acceleration should emit electromagnetic radiation, thus an electron in an orbit should emit radiation, thus the orbit should shrink, but this not happen. तो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है, आप इसे ये चीज को समझ लीजिए कि ये एकदम इसकी ही बात बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, और ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है, बहुत अच्छा था, तो फिर उसमें क्या दिक्कत ऐसी हुई कि वो फेल हो गया, तो उसमें वो ये बता रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, चारों तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, और मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा तो उसकी न्यूक्लियस ऑर्बिटल श्रिंक हो जानी चाहिए, आपस में बाइंड हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से ही ये वाला जो मॉडल था वो फेल होने की कगार पे आ चुका। Thus the model does not give any information about how electrons are distributed around the nucleus. अगर वो इलेक्ट्रॉन की बात करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हैं, वैसे हैं और इतने सारे प्रेजेंट हैं, तो वो सब कहाँ है, किस पोजीशन पे है और कौन सी ऑर्बिट में है, ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं करता है। तो मैंने जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है आपको एक्सप्लेन करा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 11th में ये चीज नहीं क्लियर हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है।
आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कुछ ज्यादा मोटा मैं आपको बता दूं कि अगर वो न्यूक्लियस की बात करता है, मिडिल में सेंटर में उसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो अल्फा पार्टिकल को छोड़ता है, मिडिल में जाके टकराते हैं, 180 डिग्री का एंगल से वापस जाते हैं। इसका मतलब मिडिल में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का स्पेयर है और बहुत कंसंट्रेटेड है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बिना टकराए वापस चले गए। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का ज्यादातर पार्ट है, सॉरी एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो खाली है, और कुछ टकरा के जो स्मॉल एंगल बना के गए, उसका मतलब ये है कि उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सारा का सारा पॉइंट इसमें आ जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं इसके आगे जो आपको आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आपको सारी बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल की थ्योरी भी फिर दोबारा आएगी, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारी की सारी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू आपको अगेन। और बेसिकली मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे मिस नहीं कीजिएगा। बाकी का जो पुराना चैप्टर का लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इसमें दे दूंगा।